Hello friends, I'm C. Rajendra Arora and I welcome you all in on our YouTube channel जीएसटी की राह में आपका दोस्त। और आज हमारे साथ हमारे खास मित्र सीए यथार्थ सहगल हैं अमृतसर से। वेलकम यथार्थ। थैंक यू सर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को और यथार्थ हमें इन तीनों जजमेंट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे और हमें आगे लेकर जाएंगे। ये तीन जजमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, बेसिकली मैं फटाफट आपको इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहला जजमेंट मोहित मिनरल्स का है, गुजरात हाईकोर्ट का, जो कि ओशियन फ्रेट के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी के बारे में बात करता है। दूसरा महादेव कंस्ट्रक्शन का है, झारखंड हाईकोर्ट का, जो कि बात करता है कि कोई भी रिकवरी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बिना शो कॉज के, बिना एडजुडिकेशन के नहीं हो सकती। और तीसरी जेएम ग्लोबल का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो कि ये कहता है कि अगर ईवे बिल की सेक्शन 68 और रूल 138 की कंप्लायंसेस पूरी होती हैं तो इसके अलावा जो इंटरसेप्टिंग ऑफिसर है वो किसी और डोमेन में नहीं जा सकता। यहां से मैं यथार्थ को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आगे डिटेल में डिस्कशन करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए यथार्थ सहगल फ्रॉम अमृतसर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करूंगा सीए राजेंद्र अरोड़ा जी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं ये जजमेंट्स आपके सामने डिस्कस कर सकूं। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जीएसटी को 3 साल हो चुके हुए हैं, तो हमारी ये वीडियो का एक मोटिव ये है कि 3 साल में हम 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करें जो इन 3 सालों में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के थ्रू आई है और जो आज के सिनेरियो में भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं। जो बहुत सारी क्वेरीज जो आज निकल के आती हैं ये उनको ही एड्रेस करती है। तो हमारी सबसे पहली जजमेंट है मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय गुजरात हाई कोर्ट। सेकंड वन इज महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय झारखंड हाई कोर्ट। एंड थर्ड वन इज जयम ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय मद्रास हाई कोर्ट। जैसे कि सर ने इन 3 केसेस की समरी ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर ली है, तो अब हम इन 3 केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। बेसिकली ये फैक्ट्स इस केस के डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इसमें बेसिकली बात ये है कि जो मोहित मिनरल्स है, बेसिकली वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि कोल इंपोर्ट करती है और ऑन सीआईएफ बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस पीरियड के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंपोर्ट 2 तरीके में आती है, एफओबी एंड सीआईएफ। तो ये सीआईएफ बेसिस पे कोल इंपोर्ट कर रही है और इन्होंने जो इशू उठाया हाई कोर्ट के सामने, वो इशू ये है कि जब आप इंपोर्ट के टाइम पे ऑलरेडी पहले ही आईजीएसटी पे कर देते हैं, तो जब आरसीएम पे हम दोबारा क्यों आईजीएसटी पे कर रहे हैं ड्यू टू नोटिफिकेशन 8/2017। सो बेसिकली इनकी कंटेंशन ये है कि ये 2 बार आईजीएसटी पे होने के कारण डबल टैक्सेशन लग रही है। तो इन्होंने ये मुद्दा जो है कोर्ट के सामने उठाया। तो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो कोर्ट की फाइंडिंग्स थी वो इस केस में ये थी। सबसे पहला पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि जब सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में फॉरेन एक्सपोर्टर जो है, जो कंपनी इंडियन कंपनी को गुड्स भेज रहा है, फॉरेन एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ना कि इंडियन कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। तो बेसिकली ड्यू टू दिस फैक्ट जो फॉरेन एक्सपोर्टर है वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है। जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है, जो मोहित मिनरल्स है, ही इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। दूसरी बात, जो हम सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 है आईजीएसटी एक्ट का, जो कि प्रिंसिपल सेक्शन है, जो कि पावर देता है एक्ट को कि हम आरसीएम जो है इंटरस्टेट सप्लाईज में हम लेवी कर सकें, तो उसमें जो वर्ड यूज होता है, तो मैं एक बार सेक्शन पढ़ देता हूं। Section 5 subsection 3 of IGST Act provide the power to the government to specify the categories of supply on which tax shall be paid by the recipient of the supply। तो जब सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ही बात कर रहा है कि जो टैक्स पे होगा वो रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई पे करेगा, तो उस केस में अगर नोटिफिकेशन 8 और नोटिफिकेशन 10 के माध्यम से हम चाहे ये भी लिख दें कि जो आरसीएम का बर्डन है वो इंपोर्टर पे फॉल करेगा, तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन से दोनों है ये सेक्शन की वर्डिंग्स को ओवरराइड कर रही है। तो दैट्स व्हाई जो ओनली रेसिपिएंट इज नोटिफाइड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि वो इंपोर्टर है इसलिए वो आरसीएम पे टैक्स पे करे, क्योंकि इस केस में जो मोहित मिनरल्स है वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं है, तो उनका आरसीएम पे करना इस केस में नहीं बनता। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन डिस्कस की है, जिसमें पहली बात 3 कंडीशंस होती हैं।
First of all, the supplier of service is located outside India. Second one, the recipient of service is located in India. And third one is the place of supply is in India. तो वही बात दोबारा रिपीट होती है कि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो फॉरेन एक्सपोर्टर है, एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया. सो बेसिकली ये इंपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं फॉल करती, इसलिए हम इस पे आरसीएम नहीं लगा सकते. द लास्ट पॉइंट इज, जो लास्ट पॉइंटिंग उन्होंने डिस्कस किया है कि ऐसी जो सर्विस है, द सप्लाई ऑफ सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी is neither an interstate supply nor an intrastate supply. ना ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है और ना ये एक इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो इस पे हम कोई भी टैक्स लेवाई नहीं कर सकते हैं, रिट एप्लीकेंट से हम कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. सो जो जजमेंट ने कोर्ट ने दी, ये 2 पॉइंट्स में हमने उसको समराइज किया वो जजमेंट को. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो टैक्स इज लेविएबल अंडर IGST Act 2017 on ocean freight for the services provided by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods, and the levy and collection of such tax is not permissible in law. जैसे कि हमने पहली बात की थी कि ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में जब वो रेसिपिएंट को ही कह रहा है कि आप पे आरसीएम लगेगा, तो डोमेस्टिक कंपनी में डालना इस टैक्स को, इस आरसीएम को, इट इज नॉट परमिसेबल इन लॉ. एंड देयरफॉर जो कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन 8 2017 IGST रेट की है एंड जो एंट्री 10 है नोटिफिकेशन 10 2017 IGST रेट की, दे आर अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसका मतलब ये है, छोटा सा मैं सम अप करूंगा, कि जब भी आप इंपोर्ट करते हैं ऑन CIF बेसिस, तो उस केस में अगर आप ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट करते हैं तभी IGST पे कर देते हैं, तो गुजरात हाईकोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि आपको जब CIF कॉन्ट्रैक्ट में आपको दोबारा से RCM IGST का पे करने की जरूरत नहीं है. अब हम दोस्तों हम चलते हैं अब सेकंड केस पे. सेकंड केस इज महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड इन गुजरात झारखंड हाई कोर्ट. तो इसके कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं केस के. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ये है कि जो महादेव कंस्ट्रक्शन है, जो पेटिशनर है इस केस का, उन्होंने अपनी फरवरी और मार्च 2018 की जो 3B है वो सितंबर 18 में फाइल की. जैसे कि हम जानते हैं कि जो दोनों 3B हैं लेट फाइल हुई, तो दैट्स वाई उनको डायरेक्ट किया गया टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू INR 19,59,721 रुपीज. क्योंकि उन्होंने 3B अपनी लेट फाइल की थी, तो उनपे इतना इंटरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लेवाई किया गया. लेकिन इस केस में इशू सबसे बड़ा ये निकल के आया कि डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया एंड सीधा ही उन्होंने सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और उनके बैंक को मैसेज भेज दिया. तो इस केस में सबसे बड़ा मुद्दा जो पिटिशनर ने उठाया कोर्ट के सामने वो ये है कि आप क्या सीधा सेक्शन 79 को रिजॉर्ट कर सकते हैं, सीधा रिकवरी प्रोसीडिंग्स को. पहले हम कोई नोटिस वगैरह नहीं इशू करेंगे 73 एंड 74 में. तो जो कोर्ट ने इसमें फाइंडिंग्स अपनी लिस्ट की हैं, सबसे पहली बात उन्होंने ये लिस्ट की कि इफ द assessee is allegedly delayed in filing his return but discharges the liability of tax and does not discharge the liability of interest, the only recourse available to the proper officer would be to initiate proceedings under section 73(1) of CGST Act. तो अगर आप कोई रिटर्न फाइल में डिले भी हुआ है, आप कोई इंटरेस्ट लेवाई करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट बेसिकली आप चाहते हैं कि एसएससी वो इंटरेस्ट पे करे, तो सबसे पहले फ्रॉम द स्टार्ट हमें 73(1) की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेगी, ना कि हम सीधा सेक्शन 79 पे स्विच कर सकते हैं. सेकंड में भी उन्होंने ये बात ही बोली, notice is required to be served initially requiring the assessee to show cause as to why he should not pay the amount. So जो ये सेकंड बात है, ये बेसिक राइट है assessee का कि कोई भी अमाउंट जब क्वांटिफाई करनी होती है तो उसका नोटिस सबसे पहले देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि असेसी को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले, ताकि वो भी अगर उसको कुछ इश्यूज हैं कि इतनी अमाउंट नहीं बनती या कोई भी अमाउंट हम नहीं एग्री करते उससे, तो वो ये डिपार्टमेंट के सामने अपनी कंटेंशंस रख सकता है एंड ओनली देन डिपार्टमेंट कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. तो जो जजमेंट में जो कुछ बेसिक पॉइंट्स निकल के आए, though the liability of interest is automatic, but the same is required to be adjudicated in the event an assessee disputes the computation or very liability of interest by initiation of adjudication proceedings under 73
और 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो ये वही बात आई कि पहले 73 एंड 74 पे हम स्विच करें, तभी हम सेक्शन 79 पर जा सकते हैं। तो ये जो उन्होंने जो बेसिकली अपना जजमेंट दी कि विदाउट इनिशिएशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स the amount of interest cannot be termed as an amount payable under the act or the rules. Thus, no recovery proceeding under section 79 can be initiated for recovery of interest amount. तो अगर आप 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स करते ही नहीं है तो बेसिकली हम उस अमाउंट को अमाउंट पेबल कह ही नहीं सकते। तो इसलिए हम सेक्शन 79 में कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग हम सीधा इनिशिएट नहीं कर सकते, हम 73 और 74 से ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम फाइनल जजमेंट डिस्कस करेंगे वो जजमेंट है जयम ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड इन मद्रास हाई कोर्ट। तो इसके कुछ हमारे फैक्ट्स ये हैं कि जो बेसिकली जयम ग्लोबल है, दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पीस, ग्राम फ्लोर, पल्सेस एंड ग्राम्स, और उनके अकॉर्डिंगली ये जो HSN कोड 0713 में कवर होता है, और 0713 क्योंकि एग्जम्प्ट है तो इसके लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए एंड उन्होंने ई वे बिल नहीं बनाया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दिस प्रोडक्ट वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई वे बिल रूल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। तो जब जो प्रॉपर ऑफिसर हैं जो इंस्पेक्शन के लिए जिनको ड्यूटीज अलॉटेड थी, जब उन्होंने ये व्हीकल को चेक किया तो उन्होंने इस पॉइंट पे इस व्हीकल को डिटेन कर लिया कि अकॉर्डिंग टू मी दिस गुड्स फॉल अंडर चैप्टर 2106 विच आर टैक्सेबल एंड देयरफॉर ई वे बिल की जरूरत है। तो बेसिकली जो ये केस है, दिस इज अबाउट मिसक्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज पर द ऑफिसर, कि जो असेसी के मुताबिक जो है HSN कोड अलग है और ऑफिसर के मुताबिक HSN कोड अलग है। तो ये इस पॉइंट पे बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ कि क्या जो ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, हु इज ओनली गिवन द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स या डिटेनिंग ऑफ गुड्स, क्या वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिसाइड कर सकता है? तो कुछ कोर्ट की जो फाइंडिंग्स निकल के आई, पहली बात, द प्रॉपर ऑफिसर इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 68 to require the person in charge of the conveyance to produce the documents prescribed under the subsection for verification। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ई वे बिल को चेक कर सकता है, वो इनवॉइसेस को चेक कर सकता है, तो उसके पास ये पावर है अंडर सेक्शन 68। सेकेंडली कि देयर इज नो डिस्प्यूट एज टू द गुड्स दैट वर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड। इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं, गुड्स की एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन हुई थी। जो डिस्प्यूट है वो पर्टेन करती है मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो ये बेसिकली एक जो अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ये वाला पैरा, एक ऑलरेडी केरला हाई कोर्ट में केस डिसाइडेड था तो वहां से उन्होंने ये पैरा लिख के मतलब लिंक किया उन्होंने। The concerned proper officer has authority to exercise powers under section 129 in the matter of detention, seizure and release of goods and conveyances in transit। तो बेसिकली उसके 68 की पावर है इंस्पेक्टर के पास, जो बाकी प्रॉपर ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के हैं उनके पास सेक्शन 129 की पावर है। लेकिन but the process of detention cannot be resorted to when the dispute is bona fide, especially concerning the rate of tax as per Kerala High Court। तो बेसिकली जब जो प्रॉब्लम है, जो कि डिस्प्यूट है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं है जबकि वो मिस क्लासिफिकेशन को लेके है, तो बेसिकली इस कंसर्न प्रॉपर ऑफिसर के पास जो सेक्शन 129 में है, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो इस पॉइंट पे गुड्स को डिटेन कर लें कि उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कुछ और है। तो जो बेसिकली जो कोर्ट ने हमें जजमेंट इसमें डिसाइड की, at best the inspecting authority can only alert the assessing authority to initiate the proceedings for assessment of any illicit sale। जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी अगर उनको लगता है भी है कि कोई मिसक्लासिफिकेशन गुड्स हैं, तो जो असेसी की ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है, जो ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी है, वो उनको कन्वे कर सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये वाला इशू है, तो काइंडली लुक इनटू दिस। It was directed to issue a circular to all the inspecting squad officers in Tamil Nadu not to detain goods where there is a bona fide dispute as regards the rate of tax or misclassification of goods। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज कन्वे कर दी कि आप अगर सेक्शन 129 और 68 में आपके पास वो पावर है कि आप इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं, आप मूवमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन जहां पे रेट ऑफ टैक्स या मिसक्लासिफिकेशन की बात है वहां पे आप खुद नहीं ये डिसाइड कर सकते। आप असेसिंग अथॉरिटी जो ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी है आप उसको अलर्ट कर दीजिए, बाकी डिसीजन उनका है, बाकी प्रोसीडिंग्स वो इनिशिएट करें।
सो इसके साथ ये 3 जजमेंट्स हमने जो डिटेल में डिस्कस की, तो मैं अपनी तरफ से इन्हें समाप्त करता हूँ और मैं राजेंद्र सर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो समराइज कर दें इन 3 जजमेंट्स को दोबारा से। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जजमेंट्स जो हैं आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे, चाहे वो शुरुआत अगर हम मोहित मिनरल्स की करें, और इनफैक्ट आरसीएम पे, ओशियन फ्रेट पे बहुत बड़ा एक ह्यू एंड क्राई चल भी रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटल नहीं हुआ है, बट यस दीज जजमेंट, मोहित मिनरल का और आपके पास दाइजंग जो मोपाट है, ये वाला नहीं, दिस इज नॉट दाइजंग मोपाट, दिस इज महादेव कंस्ट्रक्शन। दाइजंग मोपाट आल्सो इज अबाउट द सेम इशू। तो महादेव कंस्ट्रक्शन और ये जो आपका तीसरा जजमेंट है जेएम ग्लोबल फूड्स का, ये तीनों जजमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल आपका काफी हेल्प होगी इससे। और मैं यहाँ पर यथार्थ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया और प्रेजेंट किया, और रियली थैंक्स टू यू एंड इट वाज अ वंडरफुल presentation. Thank you friends for watching our YouTube channel. Please आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।